IQ का yes, compose your dream। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो मैपिंग की क्लास चल रही है, आज हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे और वर्ल्ड मैपिंग की क्लास में हम लोग विश्व के प्रमुख नहरों को देखेंगे कि विश्व में अलग अलग महाद्वीपों में कौन कौन सी नहरें हैं। क्योंकि नहरों का इस्तेमाल हमारे विश्व स्तर पर देखा जाए, भारत में भी कई जगह पे देखा जाए तो जलमार्ग के रूप में उनका यूज किया जाता है। वो नहरें जलमार्ग के रूप में और साथ साथ में सिंचाई के रूप में इस्तेमाल होती हैं। तो जैसे आपने सुना होगा सुएज नहर, सुएज नहर याद रखिएगा एशिया, अफ्रीका और जो है आपका यूरोप, इन तीन चार महाद्वीपों को जोड़ करके व्यापार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो सुएज नहर से क्वेश्चन देखा होगा हमेशा आता है कि किसको जोड़ता है, और बहुत आसान क्वेश्चन हो गया कि सुएज नहर को लाल सागर से जोड़ता है। लेकिन और भी विश्व में बहुत सारी नहरें हैं, तो छोटे छोटे पॉइंट भी हो, चाहे वो छोटे छोटे पॉइंट के स्तर पे कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, वो हमारे एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैपिंग का मतलब ये नहीं होता है कि केवल पर्वत पठार ये सब पढ़ा देना। मैपिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज के बारे में पूरी जानकारी देना, चाहे वो जानकारी छोटी हो चाहे जानकारी बड़ी हो। विश्व की प्रमुख नहरों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो नहरें किसको जोड़ती हैं, किसको जो है कहाँ जा चलती हैं, किस देश में बहती हैं और वो उनका क्या महत्व है। तो आज की मैपिंग क्लास में हम लोग विश्व की प्रमुख नहरों को देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आराम से देखिएगा और कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा। इसका पीडीएफ आपको एग्जाम वेब ऐप पे ही आपको मिल जाएगा, वीडियो के साथ आपको मिल जाएगा। इसको देखना है, इसको याद करना है और बार बार जब आप रिवीजन करेंगे तभी वर्ल्ड के मैपिंग के एक एक पॉइंट को आप समझ सकते हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि कोई भी पॉइंट आपका छूटने ना पाए और सारे पॉइंट के आपके पास वीडियो रहे, आपके पास मैटर रहे, कि जिससे आप रिवीजन कर सके और आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना होने पाए। तो आज के हम लोग वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विश्व की प्रमुख नहरें जो व्यापार और भूगोल की जीवन रेखा है और महाद्वीपों के अंदर ये जलमार्ग यात्रा और रणनीतिक महत्व के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग महाद्वीपों के अनुसार जो अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग नहरें का निर्माण हुआ है, इनको महाद्वीपों के अनुसार देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। दूसरा, जो नहरों का निर्माण होता है वो अक्सर कृत्रिम तरीके से होता है। नहरों का निर्माण प्राकृतिक बहुत कम होता है, कृत्रिम नहरों का निर्माण किया जाता है, चाहे वो नदियों को जोड़ने के लिए हो और चाहे वो जो है किसी झील को जोड़ने के लिए हो और चाहे वो जलमार्ग के रूप में इस्तेमाल करने के लिए हो। इसका इस्तेमाल हमारे यहाँ भी होता है भारत में और विश्व स्तर पे भी होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं और इनको डिटेल में देखेंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो आप जरूर उसको पूछ लीजिएगा। भूगोल को चुनौती, नहरों का वैश्विक महत्व क्या है, इनको जानना बहुत जरूरी है कि जो नहरें होती हैं इनका वैश्विक महत्व क्या है और नहरों का इस्तेमाल करके ही जो है अलग अलग जलमार्ग बनाए गए हैं। समझ याद रखना, जो आपका समस्या क्या है कि प्राकृतिक भौगोलिक बाधाएं, लंबी समुद्री यात्राएं और व्यापारिक देरी, ये एक कारण होता है जिसकी वजह से अलग अलग देशों ने नहरों के निर्माण के बारे में सोचा। क्योंकि व्यापारिक भौगोलिक बाधाएं बहुत सारी होती हैं तो उसकी वजह से व्यापार करने में बाधा आती है। नहरों का निर्माण करने के लिए समस्याएं जब आई तभी नहरों का निर्माण हुआ, और लंबी समुद्री यात्राएं और व्यापारिक देरी होने की वजह से ही, चाहे वो पनामा नहर हो और चाहे आपका जो है सुएज नहर हो, व्यापारिक देरी की वजह से ही जो है उनका निर्माण किया गया है। अफ्रीका को घूम करके पहले इंडिया आना पड़ता था यूरोप से। सुएज नहर बन जाने के बाद भूमध्य सागर होते हुए आपका सुएज नहर और लाल सागर होते हुए हम अरब सागर में पहुंच जाते हैं। तो दूरी कम हुई है। तो नहरों का अगर महत्व पूछा जाए तो व्यापारिक देरी को कम करने के लिए, ईंधन को बचाने के लिए, समय को बचाने के लिए ही नहरों का निर्माण किया गया। व्यापारिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नहरों का निर्माण किया गया। साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, समय और ईंधन की भारी बचत होती है और भौगोलिक दूरियों में भारी कमी आ जाती है। यह समाधान है नहरों के बनाने का कारण है। नहरों का महत्व यही है, चाहे वो सुएज नहर हो चाहे पनामा नहर हो, तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सब चीजें आपको जानना जरूरी भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रमुख नहरों का एक संक्षिप्त पहले हम सारांश देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख नहरें हैं, इनको जानना जरूरी है। इन्हें हम बिग सिक्स कहते हैं, द बिग सिक्स कहते हैं। ये प्रमुख 6 नहरें ऐसी हैं
जो पूरे भारत क्या पूरे दुनिया की, जो भारत भी प्रभावित होता है, पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ये 6 नहरों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर बात करते हैं, एक आपका स्वेज नहर है, ये आपका अफ्रीका में मिस्र में स्थित है और ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। क्वेश्चन कम से कम अलग अलग एग्जामों में कम से कम 200 प्लस बार ये क्वेश्चन आ चुका है और आप सबको याद भी होगा, जब आप जीएस की पढ़ाई शुरू करते हैं सिविल सर्विस की, ये सब बहुत आम चीजें हो जाती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है, ये सब चीजें बहुत पूछा जाता था। लेकिन ये किस देश में है? अफ्रीका के मिस्र में है और आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को ये जोड़ती है, सबको पता होगा। एक आपका पनामा नहर है। पनामा नहर ये उत्तरी अमेरिका में है। अगर कहा जाए तो एक मध्य अमेरिका में है, लेकिन मध्य अमेरिका कोई महाद्वीप नहीं है। मध्य अमेरिका भी उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। तो वहां एक पनामा देश है और पनामा नहर वहीं पर है, उत्तरी अमेरिका में है और ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। क्वेश्चन आईएएस में 3-4 बार पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, बीपीएससी में पूछा जा चुका है और अदर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पनामा नहर किन 2 महासागर को जोड़ती है? तो प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ये बात याद रखिएगा। पनामा नहर बन जाने से अमेरिका के लिए बहुत फायदेमंद हुआ और अमेरिका ने इस पे निवेश किया है और नहरों का निर्माण इसको कराने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो याद रखना, वहां की पूरी अर्थव्यवस्था फिर आगे चल करके इसी पे डेवलप हो जाती है। एक आपका कील नहर है, ये यूरोप की धमनी कहा जाता है। कील नहर ये यूरोप के जर्मनी में है और आपका ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से ये जोड़ती है। जो आपके कील नहर है, याद रखिएगा, ये जर्मनी में है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कील नहर जो यूरोप में बहुत चर्चा में रहती है वो किस देश में है? तो वो जर्मनी में है और आपका ये उत्तरी सागर और आपका बाल्टिक सागर को आपस में जोड़ती है। एक आपका सू नहर है। सू नहर ये उत्तरी अमेरिका में है और सू नहर अगर देखा जाए तो ये सुपीरियर झील को हुरोन झील से जोड़ती है। सू नहर बहुत चर्चा में रहा है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और जब मैंने झीलों को पढ़ाया था तो वहां भी मैंने इसकी चर्चा किया था, याद रखिएगा। एक आपका इरी नहर है, ये भी उत्तरी अमेरिका में है और आपका ये इरी झील और आपका हडसन नदी को आपस में जोड़ती है। हडसन नदी अमेरिका में है और हडसन नदी और इरी झील को जोड़ने के लिए इरी नहर का निर्माण किया गया, जो उत्तरी अमेरिका और अमेरिका में स्थित है। एक आपका ग्रेट कैनाल है, आपका ये एशिया चीन में है। ग्रेट कैनाल चीन में है और आपका ये हांगझू और बीजिंग नदियों का मेल है। तो हांगझू और बीजिंग नदियां भी हैं वहां चीन में, उनको आपस में क्या है, उनका नदियों का आपस में मेल किया गया है, अर्थात हांगझू और बीजिंग नदियों को आपस में जोड़ा गया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल विश्व स्तर पे पड़े हैं। छोटी छोटी नहरों के बारे में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो हमें इनको इग्नोर नहीं करना है, इनको बहुत ध्यान से केयरफुली तरीके से इनको याद कर लेना। अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। तो इन 6 नहरों को जरूर याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन अब क्या है कि क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बदल गया है। अब क्या करते हैं, वो मिलान करने के लिए 4 ऐसी नहरों को देते हैं जिनमें एक नहर के बारे में तो आप जानते हैं, मतलब आपके पनामा नहर के आपने मिला लिया, लेकिन 3 नहरों के बारे में हम जानेंगे ही नहीं और उनका मिलान करने में वो मैच करता ही नहीं, क्योंकि उनके बारे में हम सुने ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन यूपीपीसीएस में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं और आईएएस में, बीपीएससी में देखने को मिलने लगे। तो ऐसा है कि क्यों ना हम सबको पढ़ें, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमें सब नहरों के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसके बारे में जानना जरूरी भी है कि क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने चाहिए, याद रखिएगा। तो इन 6 नहरों को याद रखिएगा, स्वेज नहर, पनामा, कील, सू, इरी और आपका ग्रैंड कैनाल, ये किन किन देशों में है, किन महाद्वीपों में है और ये किसको जोड़ते हैं, ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको ध्यान पूर्वक इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपके साथ रहेगा, तो वहां से देख करके आप रिवीजन कर लेंगे। डायग्राम के माध्यम से, मैप के माध्यम से मैं बताता रहता हूँ चीजें, जिससे आपको सरल तरीके से चीजें याद रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका ग्रेट लेक जलमार्ग नेटवर्क। आपको पता होगा कि उत्तरी अमेरिका में अमेरिका और कनाडा में 5 नहरों का एक 5 झीलों का एक समूह है, जिसे हम ग्रेट लेक कहते हैं, महान झील कहते हैं हिंदी में। इन महान झीलों को अगर हम देखें तो एक आपका सुपीरियर झील है,
एक आपका मिशिगन है, एक आपका हुरोन है, एक आपका इरी है, एक आपका ओंटेरियो है। ये 5 झीलों का समूह है। इन 5 झीलों को देखा जाए तो इनके बॉर्डर आप ध्यान दीजिएगा। ये देश है आपका कनाडा और ये देश है आपका यूएसए। और ये आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में सीमा बनाई गई है। ये आप देख सकते हैं ये कनाडा और अमेरिका की सीमा का निर्माण ऐसे किया गया है। अब ध्यान से देखिएगा कि 4 झीलें ऐसी हैं जिनके बीचों बीच से अमेरिका और कनाडा की सीमा निर्धारित की गई है। लेकिन एक मिशिगन जो झील है, मिशिगन, ये केवल अमेरिका में है। ये भाई ये भी याद रखना, एक यूनिक हो जाता है। शिकागो इसी के किनारे स्थित है। तो मिशिगन केवल अमेरिका में, बाकी जो जितनी झीलें हैं आप इनको देखिए सीमा निर्धारित की गई है और सीमाओं के तहत इनको आप देख सकते हैं। कनाडा उत्तर में और दक्षिण में आपका उसके अमेरिका है। तो 4 झीलें दोनों देशों में। इन झीलों का क्रम अगर हमें याद रखना हो, पहले हम ये बता देता हूं आपको, इनको अलग अलग नहरों से जोड़ा गया है। यहाँ 3 मुख्य प्रमुख नहरें हैं। उन 3 नहरों के बारे में पूछा जाता है कि 3 नहरें कौन कौन सी हैं जो उत्तरी अमेरिका की महान झील को आपस में जोड़ती है, किससे जोड़ती है। उससे पहले याद रखिएगा, अगर ये वर्ल्ड का मैप है और आपका ये वेस्ट है और आपका ये ईस्ट है, ठीक है, तो इनके क्रम को ईस्ट से वेस्ट की ओर और वेस्ट से ईस्ट की ओर जरूर याद रखिएगा झीलों को, क्योंकि क्वेश्चन के पैटर्न बदलते जा रहे हैं। अब परंपरागत क्वेश्चन नहीं आते, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। तो पश्चिम से अगर पूरब की ओर चलते हैं तो सुपीरियर, मिशिगन, हुरोन, इरी और ओंटेरियो है। और इधर चलेंगे तो ओंटेरियो, इरी, हुरोन, मिशिगन और आपका सुपीरियर है। इसको 3-4 बार याद कर लीजिएगा। अगर आपको चीजें याद करने का 2 तरीका मैं भी बता देता हूँ, क्योंकि मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, मुझे फायदा होता है। तो याद करने के 2 तरीका मैं बता देता हूँ। जो टॉपिक आपको याद करना हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, जो भी याद करना हो, इकोनॉमिक्स, साइंस, आप मोबाइल 24 घंटे में कम से कम कुछ नहीं तो 10 घंटा तो आप देखते हैं, मिनिमम बता रहा हूँ। सोते समय जागते समय मोबाइल हम देखते रहते हैं। तो एक काम आप कर सकते हैं आप लोग कि मोबाइल के वॉलपेपर पे जो आप अपना फोटो लगाते हैं उसको हटा दीजिए, और जो टॉपिक आपको समझ में ना आ रहा हो या याद ना हो रहा हो उसको मोबाइल का वॉलपेपर बना लीजिए। मोबाइल पे वॉलपेपर, अब बार बार मोबाइल तो देखेंगे क्योंकि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो गया, हमारा मौलिक अधिकार मोबाइल देखना हो गया। तो मोबाइल जब हम बार बार देखेंगे तो कभी कभी वो हमें क्या होगा, वो चीज हमें बार बार देखनी पड़ेगी और हमें याद हो जाएगा। और जब याद हो जाए तो उसको हटा देना, फिर जो न याद हो दूसरा लगा देना। तो जो याद करना हो उसको वॉलपेपर लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि जहां आप पढ़ते हैं, यहाँ आपका मेज कुर्सी है, रूम है आपका, वहां पे दीवार पे जो चीज ना याद हो आप उसको चिपका दीजिए मोटे मोटे में लिख करके। कोई भी रसायन विज्ञान का सूत्र हो गया, मैथ का सूत्र हो गया, कोई भी चीज नहीं याद हो रहा हो, आर्टिकल ना याद हो रहा हो, आप लिख के चिपका दीजिए। आप उसको दिन भर में 4 बार 5 बार उसको देखिए, रटिए मत, देखिए, आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये सब तरीके होते हैं छोटे छोटे, जिसके माध्यम से आप चीजों को याद कर सकते हैं। और जो ज्यादा टफ चीजें हैं उनको याद करने का तरीका यही होता है उनको बार बार केवल देखें, और जब चीजों को बार बार देखते हैं तो हमें याद हो जाता है। तो आप इस तरीके को अपनाइएगा। अब फीडबैक में बताइएगा कि सर आपने जो तरीका मुझे बताया था मुझे अच्छा लगा या नहीं लगा, क्या आपको उससे कुछ बदलाव दिखा, आपको कुछ चीजें याद होना शुरू हुई कि नहीं हुई। आप एक बार करके देखना, आपको जरूर फायदा होगा। ठीक है, चलिए ध्यान देना। अब इन 5 झीलों को जोड़ने के लिए जो नहरों का निर्माण किया गया उसमें एक नहर आपका सू नहर है। अभी आप शुरू मैंने बताया भी था जब चार्ट बताया था। तो सू नहर याद रखिएगा, सुपीरियर और हुरोन झील को आपस में जोड़ती है। ये आपका सू नहर यहाँ है, ये आपका सू नहर हो गया। और सू नहर किसको जोड़ती है याद रखिएगा, तो सू नहर जोड़ती है किसको, सुपीरियर और आपका हुरोन को। ये हुरोन झील है और आपका सुपीरियर है, इन दोनों को कौन जोड़ती है, सू नहर जोड़ती है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सू नहर अच्छे से याद रखना, ये किसको जोड़ती है मैंने बता दिया, सुपीरियर और हुरोन को। बार बार इसको देखेंगे याद हो जाएगा, रटना नहीं है, देखना है। इसके बाद बात करते हैं, एक नहर आपका है बेलेंड नहर। ये क्वेश्चन आया हुआ था, अभी जल्दी आया था, यूपी में आया था और बिहार के किसी एग्जाम में आया था। ये बेलेंड नहर याद रखना, ये कनाडा में स्थित है। ये इरी नहर और ओंटेरियो को आपस में जोड़ती है। ये आपका इरी है और आपका ये ओंटेरियो है,
ये ओंटेरियो झील है, आपका ये इरी झील है, इनको दोनों को आपस में जोड़ा गया है। ऐसे किसने जोड़ा है? तो याद रखना आपका बेलेट नहर ने जोड़ा है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, यहाँ एक लिखा है इरी नहर, तो इरी झील भी है और इरी नहर भी है। इरी झील याद रखिएगा, और मिशिगन झील और हडसन नदी को आपस में जोड़ता है। याद रखिएगा, ये इरी झील है और आपका ये मिशिगन झील है, ये मिशिगन झील है, और आपका ये हडसन नदी यहाँ बहती है, ये हडसन नदी बहती है। तो ये नदी ऐसे आकर के, ऐसे झील आकर के ऐसे इसको जोड़ती है। तो इरी नहर मिशिगन को जोड़ती है ऐसे। याद रखना, इरी नहर मिशिगन को और आपको आपस में जोड़ती है, और याद रखना हडसन नदी से होते हुए ये अटलांटिक महासागर के तक व्यापार के मार्ग को करती है। इसीलिए याद रखिएगा, जो उत्तरी अमेरिका का आपका ये महान झील का क्षेत्र है, ये अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश भी है। अमेरिका और कनाडा दोनों का औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो ऑटोमोबाइल के लिए, इस्पात के लिए, जहाज निर्माण के लिए, या फिर लोहे के लिए, जैसे शिकागो लोहे के लिए प्रसिद्ध है, वैसे अलग अलग शहर प्रसिद्ध हैं। और यहीं से एक नहर निकलती है, आगे नदी निकलती है, सेंट लॉरेंस नदी। और सेंट लॉरेंस नदी जाकर कहाँ गिरती है? तो अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर से जहाज के माध्यम से ये ओंटेरियो झील में जहाजें प्रवेश करती हैं। वहां से नहरों के माध्यम से, बेलन नहर के माध्यम से इरी झील में यहाँ के व्यापार, यहाँ के बंदरगाहों के साथ व्यापार करती हैं। यहाँ बहुत सारे बंदरगाह बने हैं। यहाँ से होते हुए आपका ये हुरोन झील में बड़े बड़े पानी के जहाज पहुंचते हैं, व्यापार करते हैं। वहां से सुपीरियर, ये मिशिगन, और मिशिगन से सुपीरियर झील तक आते जाते रहते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो इन झीलों का और इन नहरों का निर्माण इसलिए किया गया, इन नहरों का निर्माण इसलिए किया गया झीलों जोड़ने के लिए, जल मार्ग के लिए। उत्तरी अमेरिका में जल मार्ग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल नदियां होती हैं, यूरोप में नदियां इस्तेमाल होती हैं। हमारे यहाँ नदियों का इस्तेमाल बहुत कम होता है व्यापार में। हमारे यहाँ रेलवे और सड़क का इस्तेमाल होता है, लेकिन विदेशों में जलमार्ग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे ईंधन की बचत होती है, इससे जो है समय की बचत होती है। तो नहरों का निर्माण करके वो लोग ये काम करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। सुपीरियर झील ये भी याद रखिएगा कि जो सुपीरियर झील है वो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर है। ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं याद रखना, ये उत्तरी अमेरिका की जो ग्रेट लेक है, जो वहां के जलमार्ग नेटवर्क है, इनको अच्छे से याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो गलती ना होने पाए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन अगर आए तो गलत आप लोग का ना हो, ठीक है। हमें इन सब चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो आपको जो है बहुत केयरफुल तरीके से इसको पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं पनामा नहर की। तो पनामा नहर है कहाँ? तो पनामा नहर याद रखिएगा, ये भी उत्तरी अमेरिका में भी मैंने बताया था, ये महाद्वीपीय शॉर्टकट है। पनामा नहर यहाँ है, पनामा नामक देश में है, और पनामा जो देश है उत्तरी अमेरिका में है। तो ये दक्षिण अमेरिका है, और ये पूरा क्षेत्र उत्तरी अमेरिका में आता है, ये पूरा उत्तरी अमेरिका में आता है। इसमें 23 देश आते हैं। आप ये मत समझिएगा कि केवल कनाडा और अमेरिका और मैक्सिको ही है उत्तरी अमेरिका में, यहाँ 23 देश टोटल आते हैं। बहुत सारे द्वीपीय देश भी है, वेस्ट इंडीज के आसपास, जमैका, क्यूबा, ये सब देश, ठीक है। तो 23 देशों का ये समूह है, उत्तरी अमेरिका में 23 देश आते हैं। तो याद रखना, ये आपका प्रशांत महासागर और आपका ये अटलांटिक महासागर, इनको आपस में जोड़ा गया है, जहां से यूरोप और एशिया का व्यापार भी आसानी से होता है। ये भी याद रखिएगा कि जो ये मध्य अमेरिका कहलाता है, इसे हम मध्य अमेरिका कहते हैं, लेकिन ये मध्य अमेरिका कोई महाद्वीपीय का डिवाइडेशन नहीं है। मध्य अमेरिका उसका नाम है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में, लेकिन मध्य अमेरिका भी उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। तो पनामा नहर याद रखिएगा, ये उत्तरी अमेरिका में। कभी कभी महाद्वीप पूछ देते हैं, महाद्वीप, और लगता है बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब जाते हैं तो वहां हमसे गलत हो जाता है। ये गलती मत करिएगा, ये उत्तरी अमेरिका में है। ये प्रशांत और अटलांटिक महासागर को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। पहले जब ये नहीं था मार्ग, तो व्यापार यहां से होता था, ऐसे घूम के इस तरीके से व्यापार होता था यूरोप का। इसीलिए पनामा नहर का निर्माण किया गया। लेकिन पनामा नहर में एक समस्या क्या उत्पन्न हुई, समस्या क्या होती है पहले आपको बाद में बताएंगे। पहले हम इसको एक एक चीज बता देते हैं और फिर हम समस्या बताते हैं। पनामा नहर की क्या समस्या थी, उस समस्या के कारण ही पनामा नहर में डिले होता है। पनामा नहर में एक जहाज जब जाता है तो कम से कम 6 से 7 घंटा लग जाता है उसको पार करने में। इसीलिए एक देश वहां निकारागुआ,
वहां निकारागुआ झील भी है दक्षिण अमेरिका में। तो निकारागुआ में एक झील के माध्यम से एक नहर और बनाने का प्रस्ताव अमेरिका ने रखा है, अभी उस पर काम प्रपोजल में है कि अगर बन जाता है तो 2 नहरें हो जाएंगी, एक से आना एक से जाना, तो भी आसान रहेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के स्तर। देखा जाए तो विश्व के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक पनामा के जलडमरू मध्य को काटकर निर्माण किया गया है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है। केप हॉर्न बाईपास जहाजों को अब दक्षिण अमेरिका के नीचे केप हॉर्न का खतरनाक और लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। यह उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच में छोटा और सुरक्षित जलमार्ग प्रदान करता है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो पनामा नहर है चैनल के माध्यम से बना हुआ है। यहाँ चैनल है, चैनल कैसे बना है? जैसे मान लो ये आपका नहर है, तो नहर में चैनल बनाया गया है, क्योंकि प्रशांत महासागर का जलस्तर थोड़ा ऊंचा है अटलांटिक महासागर की अपेक्षा। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब नाव यहां से प्रवेश किया जाता है तो एक चैनल में पहले पानी भरा जाता है। जब पानी का लेवल ऊपर आ जाता है, इस महासागर के बराबर आ जाता है, तब जहाज को इससे एक चैनल में प्रवेश कराते हैं। एक चैनल से पानी दूसरे छोड़ा जाता है, जब वो पानी लेवल बराबर हो जाता है तब जहाज और आगे आता है। इसके बाद फिर तीसरे लेवल में तीसरे चैनल में पानी खोला जाता है, और जब उसका लेवल बराबर हो जाता है तो जहाज तीसरे में आता है। ऐसे ऐसे करके चैनल में पानी भर भर के जहाज को निकालते हैं, और चैनल में भर भर के पानी जहाज को बाहर निकालते हैं। इसीलिए पनामा में देर हो रहा है। तो निकारागुआ के पास एक झील है, निकारागुआ झील है, देश भी है, तो वहां एक नहर बनाने का प्रपोजल रखा गया कि एक से आने का और एक से जाने का मार्ग हो जाए, तो भविष्य में जब जरूरत पड़ेगी तो उसको निर्माण किया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो पनामा नहर है उसके दोनों तरफ 2 बंदरगाह है। जैसे मान लीजिए ये आपका पनामा नहर, ये पनामा नहर हो गया, और आपका ये जो है ये पनामा नहर है। तो पनामा नहर के इस तरफ कौन सा है? प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर की तरफ एक बंदरगाह बना है, उसका नाम पनामा सिटी है, पनामा सिटी। और जो आपका अटलांटिक महासागर है उसकी तरफ से जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है? कोलोन। क्या नाम है उसका? कोलोन नाम है, याद रखिएगा। तो पनामा नहर के एक तरफ पनामा सिटी, एक तरफ कोलोन शहर है, बंदरगाह है, दोनों के माध्यम से उस नहर को जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पनामा नहर के दोनों तरफ जो दोनों बंदरगाह है उनका नाम क्या है? तो जो प्रशांत महासागर की तरफ से है उसका नाम पनामा सिटी ही है, लेकिन जो अटलांटिक महासागर की ओर से वो जो बंदरगाह है उसका नाम कोलोन है। ये बात याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो इतनी लंबी दूरी तय करनी थी उस दूरी को कम किसने किया? पनामा नहर ने। तो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन आए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका की जीवन रेखा सुएज नहर की बात करेंगे कि जो अफ्रीका की जीवन रेखा है सुएज नहर की बात करें हम, तो याद रखिएगा जिस समय सुएज नहर नहीं बनी थी उस समय यूरोप का व्यापार इसी मार्ग से ऐसे अफ्रीका के किनारे किनारे होते हुए केप ऑफ गुड होप होते हुए, ये केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका में एक आपका जो है अंतरीफ है वहीं पे होते हुए, और फिर याद रखिएगा ये आपका जो है भारत की ओर, और चाहे यहाँ से आपका मलक्का होते हुए आपका चीन, दक्षिण चीन सागर की ओर व्यापार होता था। तो याद रखिएगा सुएज नहर के बन जाने से ये दूरी कम हुई, और आपने जब इतिहास पढ़ा था तो वास्को डी गामा इसी मार्ग से भारत आया था, इसी मार्ग से भारत आया था वास्को डी गामा ने, तो इसी समुद्री मार्ग की खोज की थी। लेकिन जब सुएज नहर बन गया तो यहाँ से आपका जिब्राल्टर जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि से होते हुए यूरोप के देश भूमध्य सागर होते हुए, याद रखिएगा ये आते हैं, सुएज नहर होते हुए लाल सागर, और लाल सागर होते हुए यहाँ पे बाबुल मंडेब जल संधि है, वहां से होते हुए आपका ये अदन की खाड़ी होते हुए ये अरब सागर से होते हुए ये व्यापार आपका प्रशांत महासागर चीन की ओर होता रहता है। सुएज नहर याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका सिनाई प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप उसे कहा जाता है जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। कोई भी क्षेत्र जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो याद रखिए सिनाई प्रायद्वीप पर ही जो है मिस्र देश में सिनाई प्रायद्वीप पर ही सुएज नहर स्थित है। एक बार क्वेश्चन ही पूछ दिया गया था कि जो है सुएज नहर किस प्रायद्वीप पर है? सिनाई प्रायद्वीप पर है, याद रखिएगा। इसका निर्माण 1869 में हुआ था। याद कैसे करना सुएज नहर के बारे में? इसी साल महात्मा गांधी भी जन्म हुआ था, महात्मा गांधी का भी जन्म 2 अक्टूबर 1869 को ही हुआ था, और 1869 को ही याद रखना सुएज नहर का निर्माण हुआ था।
याद रखिएगा। लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। और दुनिया की सबसे बेस्ट कृत्रिम नहर है, याद रखिएगा। भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। दूरी में कमी, या यूरोप और एशिया विशेष करके भारत के बीच की दूरी का लगभग 7000 किलोमीटर जो है कम कर देती है, क्योंकि अफ्रीका के दक्षिण केप आप गुड होप का चक्कर लगाने की आवश्यकता समाप्त हो गई। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ था एक बार कि स्वेज नहर बन जाने से कितनी दूरी समाप्त होती है? 7000 किलोमीटर की दूरी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा कि ये जो स्वेज नहर है ये मिस्र में है, सिनाई प्रायद्वीप पर है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है, अगर क्वेश्चन आए तो आपको गलत ना होने पाए। ठीक है। यहाँ एक बात और आपको बता देता हूं कि ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा और क्वेश्चन आया हुआ है। स्वेज नहर जो बनाई गई है, स्वेज नहर के बीच में कई झीलें हैं। उन झीलों से होते हुए स्वेज नहर आगे बढ़ती है। तो कौन कौन झीलें हैं मैं यहाँ पे मैप के आधार पर बना के बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका ये स्वेज नहर है, ये स्वेज नहर है, और आपका ये भूमध्य सागर है, और यहाँ पर लाल सागर है। तो इनके बीच में जो नहरें हैं वो झीलें कौन कौन सी हैं भी याद रखिएगा। तो मैं देख के मैप से बता देता हूँ। जैसे एक झील यहाँ पर है आपका जो है, ये नोट कर लीजिएगा, उसका नाम है मंजला। मंजला झील है स्वेज नहर के अंदर। यहाँ पर एक झील का नाम क्या है याद रखिएगा, उसका नाम है आपका तिमसा। तिमसा झील है। एक आपका झील यहाँ पर है, उसका नाम है ग्रेट बिटर झील। ग्रेट बिटर झील है। और एक का नाम है लिटिल, क्या नाम है इसका? लिटिल बिटर झील। बिटर झील नाम है। याद रखिएगा स्वेज नहर के अंदर 4 झीलें बनी है। उन झीलों से होते हुए ही जहाज आते जाते हैं। ये चारों झीलें मिस्र में। एक आपका याद रखिएगा मंजला, एक आपका तिमसा, एक आपका ग्रेट बिटर, एक आपका लिटिल ग्रेट बिटर। ये 4 झीलें याद रखिएगा, ये भी नोट कर लीजिएगा। ये कहां पर है? तो याद रखना ये आपका जो है स्वेज नहर के अंदर बनाई गई है। इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर आए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए। आगे बढ़ते हैं, यूरोप की ओर चलते हैं। उत्तरी और जो है चैनल लिंक किया गया है। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपका अगर हम यूरोप की ओर चलते हैं तो मैनचेस्टर एक नहर है, याद रखिएगा। ये ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। मैनचेस्टर और आपका लिवरपूल को जोड़ती है। ये आपका लिवरपूल शहर है, आपका ये कौन सा? आपका मैनचेस्टर शहर है। तो मैनचेस्टर और लिवरपूल याद रखिएगा, दोनों औद्योगिक सिटी है जहां कपड़े का उत्पादन होता है। मैनचेस्टर पे कपड़े का उत्पादन सबसे पहले शुरू हुआ था, और भारत या सबसे पहली सूती कपड़े की मिल यही खोली गई थी पूरे विश्व में। भारत में सबसे पहले सूती मिल कपड़े कहाँ खोला गया था? आपका बंबई और अहमदाबाद में। तो देखा होगा अहमदाबाद को क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कानपुर कहते हैं, क्योंकि सूती कपड़े जाने जाते हैं। ध्यान रखना, आपका ग्रेट ब्रिटेन में जो नहर है उसका मैनचेस्टर नहर है। और मैनचेस्टर नहर याद रखिएगा, ये आपका लिवरपूल को जोड़ती है मैनचेस्टर से, क्योंकि औद्योगिक शहर है, दोनों को आपस में जोड़ा गया है। एक आपका यहाँ इंग्लिश चैनल या नहर है। इंग्लिश चैनल याद रखिएगा, अगर कहा जाए तो इंग्लैंड और फ्रांस को आपस में जोड़ा गया है। ये आपका ये इंग्लिश चैनल यहाँ से है, ये आपका पूरा ब्रिटेन है, और आपका ये फ्रांस है। तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में ही याद रखिएगा जो चैनल बनाया गया है, नहर बनाई गई है एक तरह से, तो देखा जाए तो आपको वो इंग्लिश चैनल या आपका नहर है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित यूरोप की सर्वप्रमुख नहर है, याद रखिएगा। इसके नीचे सुरंग बनने से पेरिस और लंदन रेल मार्ग से जुड़ा है। इस नहर के नीचे रेल मार्ग भी बनाया गया है जो पेरिस को लंदन से आपस में जोड़ा गया है, और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, यहां से लंदन को आपका जो है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जोड़ा गया है। यहीं से स्वेज नहर गुजरती है। ये क्या कहते हैं? तो यहाँ याद रखिएगा फ्रांस और आपका ब्रिटेन के बीच में ये जोड़ा गया है आपस में, ये यहाँ पे रेलवे के द्वारा, और यहीं से जो है ये आपका नहर निकलती है, इंग्लिश चैनल नहर। इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपका यहाँ पे कील नहर है। कील नहर कहाँ है? जर्मनी में है। ये आपका जो है देखा जाए तो जर्मनी में यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र जटलैंड कहलाता है। तो दुनिया की सबसे बेस्ट कृत्रिम जलमार्ग में से एक है।
जो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। ये आपका बाल्टिक सागर है, ये आपका बाल्टिक सागर है और आपका ये उत्तरी सागर है। तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से ऐसे इस नहर के माध्यम से जोड़ा गया है। ये कील नहर बनाई गई है। कील नामक एक यहाँ शहर है, उसी के नाम पे रखा गया है और जर्मनी में ये स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ा गया है और याद रखना यहाँ से व्यापारिक मार्ग बने हैं। उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर के बीच में व्यापार आसानी से हो सके, इसके लिए इस नहर का निर्माण किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर याद रखना एक आपका गोटा नहर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अभी आया भी था। गोटा नहर याद रखिएगा स्वीडन में है। स्कॉटलैंड को गोटेनबर्ग को आपस में जोड़ती है। तो याद रखिएगा ये गोटा नहर कहाँ है? ये स्वीडन में है, ये स्वीडन में है और यहाँ इसको बनाया गया है। ये भी व्यापारिक मार्ग के लिए है, याद रखिएगा। ठीक है, तो व्यापारिक मार्ग के लिए यूरोप में नहरों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया गया है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि वहां नहरों की संख्या, नदियों की संख्या है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यूरोप के कुछ और अंतर्देशीय जलमार्ग और नहरों को देख लेते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि एक आपका एम्स्टर्डम शहर है। एम्स्टर्डम को याद रखिएगा उत्तरी सागर को जोड़ करके नौका में बनाया गया है, उत्तरी सागर नहर के माध्यम से, जो यहाँ बना हुआ है उत्तरी सागर नहर के माध्यम से। एक आपका न्यू वाटर बे प्रसिद्ध ये बंदरगाह रॉटरडम है, जर्मनी में स्थित संबंधित उत्तरी सागर से जोड़ा गया है। तो रॉटरडम एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और उसको जो है जोड़ा गया किससे? न्यू वाटर बे से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। ये आपका इस क्षेत्र में है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर है, ये आपका ऐसे जोड़ करके आप यहाँ तक जा सकते हैं आसानी से। दूसरा एक आपका यहाँ लिखा है मध्य यूरोपीय लिंक। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। एक नदी है राइन, ध्यान दीजिएगा, राइन नदी रिफ्ट घाटी में बहती है, जैसे नर्मदा बहती है। ये नदी है राइन नदी है, जो जर्मनी से निकलती है और आपका जो उत्तरी सागर में गिरती है। और राइन नदी के आप देखेंगे जर्मनी में एक ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, वहां से नदी निकलती है, डेन्यूब नदी निकलती है। तो डेन्यूब और राइन की एक सहायक नदी, क्या नाम है उसका? मेन नदी यहाँ बहती है। तो मेन को डेन्यूब से जोड़ा गया और डेन्यूब से सीधे जो है राइन होते हुए उत्तरी सागर की ओर जलमार्ग बनाया गया है। तो लिखा है कि मेन डेन्यूब नहर राइन की सहायक मेन और डेन्यूब नदी को आपस में जोड़ा गया है। उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ने वाला यह विशाल आंतरिक जल मार्ग है। अब आप समझो कि काला सागर होते हुए इसको जोड़ा गया है डेन्यूब नदी से। अब काला सागर से होते हुए हम कैसे व्यापार कर सकते हैं? ये काला सागर है, काला सागर से होते हुए याद रखिएगा हम जाते हैं डेन्यूब नदी के माध्यम से। डेन्यूब नदी के माध्यम से हम इस नहर से जोड़ते हैं, मेन डेन्यूब नहर से होते हुए हम राइन में जाते हैं और राइन से सीधे कहां पहुंचाते हैं? उत्तरी सागर की ओर। तो उत्तरी सागर यहाँ है और काला सागर यहाँ है, तो इनको नदियों और नहरों के माध्यम से जोड़ करके ही व्यापार किया जाता है। तो इस बात का रखना, इसका नाम क्या है? मध्य यूरोपीय लिंक है। बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बार बार आता है, गलती मत करिएगा। दूसरा, रूस की धमनी कहते हैं, याद उसका नाम क्या है? बोल्गा डॉन नहर। एक नदी बोल्गा यहाँ बहती है और बोल्गा याद रखिएगा कैस्पियन सागर में गिरती है, इंपॉर्टेंट है। बोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है और रूस में एक नदी बहती है डॉन, और डॉन नदी कहाँ गिरती है? तो यहाँ पे अजोब सागर होते हुए काला सागर में। अब ये काला सागर या कैस्पियन सागर, काला सागर से कैस्पियन सागर व्यापार हो सके और मास्को से सीधे नहर के माध्यम से, नदियों के माध्यम से उत्तरी सागर होते हुए ऐसे व्यापार हो सके। तो मास्को को अलग अलग क्षेत्रों से नहरों के माध्यम जोड़ा गया, जिसमें काला कैस्पियन और काला सागर में आने जाने के लिए एक नहर बनाया गया, बोल्गा डॉन नहर। बोल्गा डॉन नहर याद रखिएगा किन नदियों को जोड़ता है? ये नदी है आपकी डॉन, ये डॉन नदी है और आपकी ये बोल्गा नदी है, इसी को आपस में जोड़ा गया है बोल्गा डॉन नहर से। रूस में स्थित है। प्रमुख अगर बंदरगाह देखा जाए तो रोस्टो और आपका स्टालिन ग्रांड, ये दो बंदरगाह इसी पर स्थित है नदी पर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये आपका रूस की धमनी कहलाती है, बोल्गा और आपका जो डॉन नहर, ये दोनों नदियों को जोड़ते हैं, उसी के नाम पर बोल्गा डॉन नहर रख दिया गया है। तो बोल्गा कैस्पियन सागर में और डॉन अजोब सागर होते हुए ये कहाँ गिरती है? काला सागर में। और यहाँ से अब आप समझो कैसे व्यापार होता है। तो मास्को शहर मान लो यहाँ है, तो मास्को आपका बोल्गा से जोड़ते हुए पहले आता है यहाँ, यहाँ से इन देशों से जोड़ सकता है,
एशिया से जुड़ सकता है, व्यापार कर सकता है। तो आप समझो मास्को जो है किससे जुड़ गया, कैस्पियन सागर से। यहाँ से डॉन नहर होते हुए, ये आपका डॉन नदी होते हुए काला सागर से जुड़ जाता है। काला सागर से मरमरा सागर होते हुए कैस्पियन सागर, ये क्या कहते हैं आपका भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर होते हुए रूस जो है ऐसे अटलांटिक महासागर होते हुए व्यापार करता है। तो मास्को तक पहुंचने के लिए याद रखिएगा बहुत सारे नहरों का निर्माण किया गया है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है, वोल्गा डॉन नहर है, जो मास्को को भूमध्य सागर से, उधर उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी आर्टिक महासागर से, उत्तरी सागर से, कैस्पियन सागर से सबको जोड़ा गया है। तो याद रखना जलमार्गों का अगर इस्तेमाल कहीं किया गया नहरों के रूप में तो यूरोप पे किया गया है, उससे हमें सीखने की जरूरत है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। यूरेशिया के रणनीतिक प्रवेश द्वार, याद रखिएगा अगर हम कहें, एक आपका ये देश है तुर्की, ये आपका काला सागर है, काला सागर, ठीक है। ये आपका अजोब सागर है, ये आपका अजोब सागर है, ठीक है। और अजोब सागर में नदी गिरती है डॉन, और यहां नदी गिरती है बोल्गा। तो बोल्गा और डॉन को जोड़ा गया, जो भी मैंने आपको बताया, ये काला सागर, ये अजोब सागर है। और आपका यहाँ पर ये, यहाँ पर जो मरमरा सागर है, और यहाँ पर बासपोरा जल संधि है। तो काला सागर होते हुए मरमरा सागर में बासपोरा जल संधि होते हुए ही आपका जो है भूमध्य सागर में आने जाने का मार्ग है। कहते हैं यहाँ पर एक नहर कौन सा है, ये नहर बनाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये नहर का इस्तेमाल यहाँ किया गया है खास करके तुर्की वाले क्षेत्र में। तो तुर्की दोनों महाद्वीपों में पड़ता है। तुर्की का अधिकांश भाग एशिया में है और इस्तांबुल वाला भाग कहाँ है, यूरोप पे है। तो तुर्की दोनों महाद्वीपों में, यूरोप पे भी है और एशिया में भी है। यहाँ पर डेलस नहर बनाया गया है, आपका ये तुर्की देश में है। ये एंजिल सागर को मरमरा सागर से जोड़ा गया है। ये आप ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो ये वाला क्षेत्र है, ये आपका जो है आपका एजियन सागर है, और आपका ये मरमरा सागर, इन दोनों के बीच में डरडेनल्स नहर के माध्यम से जोड़ दिया गया है, तुर्की में है। सामरिक महत्व क्या है कि रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बुल्गारिया के जहाज इसी मार्ग से काला सागर में प्रवेश करते हैं। और भू रणनीतिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण चेक पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगर ये बंद कर दिया जाए अभी तो व्यापार आपका रूस से, यूक्रेन से, इन सब देशों से, जॉर्जिया से रुक जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जलमार्ग है, इनको भी हमें याद रखना है, नहर के माध्यम से इनको जोड़ा गया है। दूसरा आपका यहाँ पर एक आपका कोरिथ नहर है, जो आपका ग्रीस में स्थित है, ग्रीस अर्थात यूनान में है। ये आपका कोरिथ की खाड़ी को सराउनिक खाड़ी से जोड़ा गया है। तो ये आपका ग्रीक देश है, यहां से इसको जोड़ दिया गया है। कोरिथ नहर है, इसको भी याद रखिएगा, छोटी नहर है। खुदा न खास्ता कभी क्वेश्चन पूछ दें तो क्वेश्चन आपके गलत ना होने पाए, इसको हमें याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एशिया, प्राचीन अजूबे भविष्य की महत्वपूर्ण आकांक्षाओं के साथ अगर देखते हैं तो यहाँ कुछ नहरों का निर्माण किया गया, जिससे सबसे पहले बात करेंगे ग्रेट कैनाल। ये आपका जो है क्या कह सकते हैं, कहां पर है, चीन में है। ये चीन में दुनिया की सबसे लंबी और सबसे पुरानी कृत्रिम नहर है, याद रखिएगा। कौन सी, ग्रेट कैनाल है। लिंक क्या है, ये पीली नदी को यांगजी नदी को जोड़ता है। ये आपका यांगजी नदी है, आती कहाँ गिरती है, तो ईस्ट चाइना सी में गिरती यांगजी नदी। और ये आपका ये नदी है हुंगहो नदी है, क्या नाम है, हुंगहो नदी है। और हुंगहो नदी को नदी कहते हैं, पीली नदी कहते हैं, इसका रियल नाम हुंगहो नदी है। इसको नदी कहा जाता है, पीली नदी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नदी जब गुजरती है तो यहाँ पर कई मरुस्थल पाए जाते हैं, उन मरुस्थलों के बीच से गुजरती है, तो उसका मिट्टी, जो पीली मिट्टी वहां पाई जाती है, उस पीली मिट्टी नदी में घुल जाती है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, येलो, या पीली नहर पड़ गया, पीली नदी पड़ गया। तो येलो नहर कोई नहर नहीं है, वो हुआंगहो नहर है, उसका पानी पीला हो गया मरुस्थलीय मिट्टी मिल जाने के कारण, इसलिए उसको क्या कहते हैं, येलो नहर कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। येलो नहर को और आपका इस जोड़ा गया है किसको, यांगसी नदी, क्या कहते हैं किसको, यांगजी, और आपका किसको, पीली नदी को जोड़ा गया है। याद रखिएगा कौन, ग्रेट कैनाल के द्वारा। अब याद रखना का यहाँ से बीजिंग जाने का, और आपको यहाँ से शिकागो, क्या कहते हैं, हुआंगजू और बीजिंग जाने का पूरा मार्ग है आने जाने का। तो ये इस मार्ग को बनाया गया है, ये चाइना के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। तो याद रखना ग्रेट कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किन दो शहरों को जोड़ता है, ये याद रखना है।
ये किन दो नदियों को आपस में जोड़ता है, ये याद रखना है। और यहाँ पर पीला सागर है, आप मैप पर देखेंगे तो यहाँ पीला सागर है। तो पीला सागर नाम क्यों पड़ गया? क्योंकि वो पानी पीले कलर का है और जाकर के जिस सागर में गिरा उसका नाम पीला सागर। नदी का नाम येलो नदी, येलो रिवर क्यों पड़ गया? क्योंकि याद रखिएगा उसका पानी पीला हो जाता है। तो आप इसको देखिएगा, आप नेट पे सर्च भी कर लीजिएगा। इसका नाम हुआंगहो नहर है, नदी है, वो केवल उसका नाम येलो पड़ गया क्योंकि उसका पानी पीला हो जाता है। अब ये याद रखिएगा, ग्रेट कैनाल कहां पर है? याद रखना ये आपका चीन में है। क्रा नहर याद रखना ये भविष्य का नहर है। भविष्य में ये भविष्य का क्या है? विकल्प है। क्रा नहर बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में क्यों रहा मैं आपको बता देता हूं। आपको पता होगा कि यहीं से एक यहाँ देश है, ये आपका ये पूरा क्षेत्र ऐसे आता है और यहाँ सिंगापुर है और यहाँ से मलक्का जलमार्ग गुजरता है जो आकर के दक्षिण चीन सागर की ओर जाता है। चीन में चीन जाने का मार्ग ही है मलक्का जल संधि होते हुए। हुआ क्या कि सिंगापुर का विकास इसीलिए हुआ क्योंकि वो मलक्का जल संधि के टर्निंग पॉइंट पे है। जो सिंगापुर था वो टैरिफ बढ़ा देता है, आने जाने जहाजों से वो पैसा वसूलता है। भारत के संदर्भ में देखा गया तो सिंगापुर में वहां पे एक बार कम्युनिस्ट सरकार जब बनी तो भारत का विरोध करने लगे, भारत से ज्यादा टैक्स वसूलने लगे। तो भारत ने क्या किया, थाईलैंड में एक करा नामक शहर है और थाईलैंड में करा शहर के पास यहां पर जमीन थोड़ा पतली हो जाती है। ये आपका गल्फ ऑफ थाईलैंड है, ये अंडमान सागर है और ये आपका ये पूरा है बंगाल की खाड़ी है। तो याद रखना भारत सरकार ने थाईलैंड की सरकार को एक प्रपोजल भेजा कि क्यों ना ऐसा करते हैं कि जो यहां से घूम के ऐसे जाते हैं मलक्का जल संधि होते हुए, हम अंडमान सागर होते ही हमारा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, हम क्यों ना यहाँ पर एक नहर बना देते हैं जिससे हम आसानी से ऐसे घूम करके पहुंच जाएं, इतनी लंबी दूरी तय न करनी पड़े। उस नहर का नाम रखा गया करा नहर। भारत ने भी इसमें प्रपोजल दिया था इसको बनाने के लिए और जैसे प्रपोजल सामने दुनिया के सामने आया उसे सिंगापुर के हाथ पांव फूल गए और उसने जो संयुक्त राष्ट्र संघ में या जहां भी भारत का विरोध करने का निर्णय लिया था वो वापस ले लिया। तो करा नहर इसलिए भविष्य का विकल्प है कि अगर कभी नौटंकी यहाँ हुई कोई किसी तरह की तो इसको बनाया जा सकता। तो करा नहर बहुत चर्चा में रहा है, 2020, 21, 22 में बहुत चर्चा में रहा, फिर 14-15 में बहुत चर्चा में रहा। तो याद रखिएगा यह थाईलैंड में प्रस्तावित निर्माणाधीन है, चर्चा में स्थित एक महत्वपूर्ण थाई कैनाल है। लिंक क्या है, ये अंडमान सागर को आपका थाईलैंड की खाड़ी से इसको जोड़ा गया है। ये प्रशांत महासागर में और हिंद महासागर को भी आपस में जोड़ता है। करा नहर प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है या फिर ये थाईलैंड की खाड़ी को आपका अंडमान खाड़ी जो अंडमान सागर से जोड़ता है, याद रखिएगा। और करा नहर कहां पर है? थाईलैंड में है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कूटनीतिक रूप से काम किया जाता है और थाईलैंड में ये जो है प्रस्ताव भेजा गया था, थाईलैंड ने इसको जो प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया है और बनाने की प्रक्रिया भी धीरे-धीरे वहां पर शुरू हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपवाद दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो विशाल अंतर महाद्वीपीय नहर का अभाव है, पनामा जैसे कोई नहर यहाँ नहीं है, याद रखिएगा। प्राकृतिक विकल्प इकर कहा जाए तो यहाँ तक ना, यहाँ पर बहुत सारे जो ये आपका चिली का क्षेत्र है, दक्षिण अमेरिका का चिली क्षेत्र है, तो यहाँ पे बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे तटीय क्षेत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ व्यापारिक मार्ग तो है लेकिन यहाँ कोई अपवाद है, कोई नहर ऐसी बनी ही नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कोई यहाँ कोई प्रमुख शिप कैनाल नहीं है, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय नौवहन के लिए कृत्रिम नहरों का अभाव है ऑस्ट्रेलिया में भी। वैकल्पिक उपयोग क्या है? नहरों का मुख्य उपयोग सिंचाई और शहरी जल आपूर्ति के लिए होता है, जैसे हमारे देश में होता है। हमारे देश में बहुत सारी नहरों का निर्माण जो किया गया है उसके पीछे यही कारण है, याद रखिएगा, कि वह हमारे यहाँ सिंचाई के लिए होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। गोल्ड कोस्ट नहर प्रणाली यह प्रमुख रूप से आवासीय और पर्यटन के दृष्टिकोण से बनाई गई है। तो याद रखना गोल्ड कोस्ट नहर, याद रखिएगा कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में है, इतना याद रखिएगा। लेकिन ये व्यापारिक मार्ग के लिए नहीं बनाया गया है। और दक्षिण अमेरिका में भी बहुत सारी नहरों का निर्माण नहीं हुआ है। तो दो अपवाद महाद्वीप है, इनको अच्छे से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व का मानचित्र अगर देखा जाए, जो है मानव की विजय देखा जाए, तो याद रखना पनामा नहर बना करके मानव ने जो है प्रशांत को अटलांटिक महासागर से जोड़ के व्यापार करना शुरू किया, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं महान झील को जोड़ने के लिए नहर का निर्माण किया गया। यहाँ पर उत्तरी सागर में कील नहर बना है, ये आपका जो है स्वेज नहर है।
और आपका ये ग्रेट कैनाल नहर है जिसके माध्यम से व्यापार आसानी से हो रहा है। याद रखिएगा, यही आपका करा नहर मैंने बताया था, ये करा नहर है। तो जो आपका ये मलक्का जल संधि से होते हुए व्यापार होता है, तो अगर ये बन जाता है तो यहाँ से दूरी कम हो जाएगी बनने के बाद, और सीधे हम जो है थाईलैंड की खाड़ी से होते हुए दक्षिण चीन सागर, प्रशांत महासागर पहुंच सकते हैं। ये प्रपोजल है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नहर केवल जल के मार्ग नहीं है, ये वैश्वीकरण की मुख्य धमनियां भी हैं। वैश्वीकरण का कारण, कि वैश्वीकरण क्या होता है, जो पूरे विश्व को जोड़ा जाए, तो नहरें भी और ये व्यापार भी तो जोड़ता है वैश्वीकरण को। सुएज और पनामा जैसे नहरों ने महाद्वीपों के चक्कर लगाने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया, ये हमें याद रखना है। और कील और इरी जैसे आंतरिक नेटवर्क ने राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की है। तो याद रखना, ये सब साइलेंट अर्थव्यवस्था के वो है, पिलर है। तो इन सबको बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो अर्थव्यवस्था में काम नहीं हो पाता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। मानव इंजीनियरिंग ने भौगोलिक बाधाओं को पार कर विश्व व्यापार को एक नई, तेज और अधिक सुरक्षित दिशा दी है। ये बात याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो नहर विश्व की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैपिंग में है, मैं अलग अलग मैपिंग करा दे रहा हूँ, जिससे सारे वीडियो आपके पास रहे, सारे टॉपिक आपके पास रहे, तो आप समय निकाल करके उनको देख लें। कहीं कोई डाउट हो तो आप उसको पूछ लें, जिससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना होने पाए, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। हम लोग जो है अगला जो वीडियो हमारा आएगा अलग अलग मैपिंग का आता रहेगा, तो आप उसको देखिएगा। कहीं कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा, इसका पीडीएफ हमारे एग्जाम वेब ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक करते हैं, कल मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।